वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग इसका कुछ कंसेप्ट देख चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, कितने टाइप की आपके पास डेमोक्रेसी है, और हम पढ़ चुके थे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेडरॉक कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या वैल्यूज़ ऑफर करता है, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हमें देखना था। इसके बाद हमें देखना था कि जो आपकी लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, लाइक पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, इसका कंसेप्ट देखना है। तो आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिटेल्स देखी थी, फैक्ट देखे थे। अपनी आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रीएम्बल का कंसेप्ट देख रहे हैं। अब ये एज इट इज पूरा प्रीएम्बल यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ेंगे। इसमें से कौन सा क्वेश्चन कवर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो ये पूरे प्रीएम्बल से हमें पता चलेगा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तो नहीं हम यहाँ पढ़ सकते ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन की जब मुझे वैल्यू जाननी है ना, तो आपके लिए जानना पढ़ना क्या जरूरी है, प्रीएम्बल। आप अगर प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज पता चल जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज हैं, किस किस बात में बात की गई है। देखो, प्रीएम्बल की मैं बात करूं तो बहुत से लोग इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कि ये प्रिपेयर करके बता दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकली किस तरीके से दिखने वाला है, क्या क्या बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कवर की जाएंगी इन डिटेल। तो इसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा जाता है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के पार्ट में कोई भी चेंज करना, मैंने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट कितनी टाइप की, क्या, वो नहीं पढ़ना है, मैंने बता दिया था आपको, पॉलिटी में आप लोग पढ़ लोगे वो चीजें। बट कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं। बट जब हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं तो प्रीएम्बल के किसी भी वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि इक्वालिटी की बात कर रही हूं, तो प्रीएम्बल में अगर इक्वालिटी लिखा है तो आप किसी भी तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, उसको सही साबित नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी नया रूल, नया कोई भी एक्ट नहीं लेके आ सकते हो, ऐसा कोई भी नया बिल नहीं ला सकते हो पास कराने के लिए जो इस इक्वालिटी के अगेंस्ट में आ रहा हो। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। वर्ड बाय वर्ड प्रीएम्बल पढ़ते हैं, वैल्यूज को अंडरलाइन करते हैं, फिर उन वैल्यूज को एक एक करके समझते हैं। ओके, देखो पहले प्रीएम्बल पढ़ते हैं कि क्या है। वी, कौन वी? द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. What? Justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, then equality of status and opportunity and to promote them among all, and then fraternity, assuming the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। और ये सब आपने कहाँ अटेम्प्ट करा, किसने अटेम्प्ट कराया? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो हमारी थी, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। कब रेडी हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। Do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution। हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, हमें सारी चीजें क्या करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह के ही करनी है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वैल्यूज। वैल्यूज एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली वैल्यू आई यहाँ पे सोवरन, दूसरी वैल्यू आई आपकी सोशलिस्ट, तीसरी वैल्यू आई है सेक्युलर, फोर्थ वैल्यू है यहाँ पे डेमोक्रेटिक, फिफ्थ वैल्यू है रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और यहां पे अलग से बात करें तो एक इंटीग्रिटी को भी आप बना सकते हो अलग से कि ये वैल्यू है। ये बात समझ में आ गई हमें। अब इसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, एक एक करके इन वर्ड का मतलब देखते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में क्या था। देखिए, ओरिजिनल प्रीएम्बल में सब कुछ था, 3 वर्ड इस प्रीएम्बल में बाद में ऐड किए गए हैं एक अमेंडमेंट के थ्रू। कौन सी अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट है। काम आपका एक ये है कि आपको पता करना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आई। 11th में पढ़ा है, क्वेश्चन था व्हाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे दोगे। 46 अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आई है एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जितनी बातें बतानी है मैं बता रही हूँ, प्लस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सोशियोलॉजी वाला एस्पेक्ट ही देख के चल रहे हैं। देखिए, नाउ द फर्स्ट वर्ड इज सोवरन। सोवरन वर्ड का मतलब क्या होता है? सोवरन मतलब है वी आर सुप्रीम, नो वन कैन कंट्रोल इंडिया। इंडिया या इंडिया की गवर्नमेंट को कोई भी आउटसाइड पावर आके कंट्रोल नहीं कर सकती है।
We are internally as well as externally sovereign nation. No one can control us from outside. Like पहले जब हम कॉलोनी थे तो कौन कवर कर रहा था? ब्रिटेन गवर्नमेंट हमें कवर कर रही थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बना रही थी. बट नाउ नो वन कैन इंटरफियर इन अवर मैटर्स. हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ओनली दे कैन टेक द डिसीजन. नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड की जब मैं बात करूंगी, देखो सोशलिस्ट इज रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर. तो ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट करेंगे. बट जब सोशलिस्ट की मैं बात कर रही हूं तो सोशलिस्ट किससे रिलेट करता है? सोशलिस्ट सोसाइटी इज सोशल वेलफेयर से रिलेटेड. यहां पे हमारा काम है कि हमें सोसाइटी की वेलफेयर करनी है. आपको पता है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, वुमेन्स की हेल्प करने के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, राइट टू एजुकेशन देने के लिए, खाना बांटने के लिए, मनरेगा का प्रोग्राम जॉब देने के लिए चल रहा है. Why this happen? To create a social balance in the nation. कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इनके बीच में बैलेंस आ सके, तो इनसे टैक्स लिया जाता है, पैसा लेके इनके वेलफेयर प्रोग्राम में लगाया जाता है, सो दैट ये गैप क्या हो सके, बैलेंस हो सके. तो ये कंसेप्ट क्या होता है? सोशलिस्ट यानी सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट. तीसरी वैल्यू, तीसरा वर्ड है सेक्युलर. सेक्युलर वर्ड का क्या मतलब होता है? सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है कि आप यानी इंडिया, हमारी कंट्री का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है. लाइक देयर आर फ्यू कंट्रीज जो कहती है कि वी आर इस्लामिक नेशन, वी आर दिस नेशन, वी आर दिस नेशन, बट इंडिया डू नॉट हैव एनी रिलीजन. इंडिया किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करता, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता. एवरी रिलीजन इज इक्वल. रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होती है. क्लियर हो गई बात? सेक्युलर वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड होता है? रिलीजन से रिलेटेड. इंडिया का अपना कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेमोक्रेटिक. तो डेमोक्रेटिक तो मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक वर्ड की जब मैं बात कर रही हूँ तो यू हैव यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. 18 प्लस हैव द राइट टू वोट. 18 प्लस के जितने भी कैंडिडेट हैं दे हैव द राइट टू वोट. वन मैन वन वोट वन वैल्यू. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. ये सब किसका कंसेप्ट होता है? डेमोक्रेसी का. सो दिस ऑल शोज कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. रिपब्लिक वर्ड की बात करूं, रिपब्लिक क्या होता है? देखो रिपब्लिक में ये होता है कि इंडिया में कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं चल रहा. ये राजा, इसके बाद इसका बेटा बनेगा किंग क्वीन, रूलर बन जाएगा, इसके बाद ये. नो, दिस इज नॉट हैपन. यहाँ पे जो भी लीडर होते हैं ना, उन्हें कौन चुनता है? वो इलेक्ट किए जाते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. वो क्या होते हैं? इलेक्टेड पीपल होते हैं. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पे एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की अगर बात पूछो ना तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं पीएम, और आप स्टेट की बात पूछोगे तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. ठीक है, तो दिस शोज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन. उसके बाद हम लोग बात करते हैं जस्टिस की. देखो, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, क्या होना चाहिए सिटीजन को? जस्टिस, न्याय होना चाहिए. न्याय किस बेसिस पे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. पॉलिटिकल न्याय मतलब हर कोई वोट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो पर्सन क्वालिफाइड है वो क्या कर सकता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. ये चीज हुई. उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलना हम बात कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक फॉर्म में भी जस्टिस होनी चाहिए. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए. इस तरीके से मतलब 2 पर्सन काम कर रहे हैं, सेम टाइप का काम है, बट एक को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं सोशल की. सोशल वर्ड का मतलब क्या होता है? सोशल जस्टिस होनी चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. सोशल जस्टिस की मैं जब भी बात करूंगी मतलब अनटचेबिलिटी को लेके चीजें नहीं होनी चाहिए, वुमेन मैन को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दिस थिंग यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए. तो जस्टिस जो होगी वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ओवरऑल जस्टिस की हम लोग बात करेंगे. उसके बाद बात करते हैं लिबर्टी. लिबर्टी होता है एक एक्सटेंट तक फ्रीडम. तो आपको यहाँ पे रह के फ्रीडम है. अच्छा, आपको क्या इंडिया के अंदर, विद इन द इंडिया अगर आप मूव करते हो तो आपको क्या वीजा पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है? स्टेट्स में मूव करना है तो यू कैन गो इजीली. ठीक है, आप मूव कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, अपने थॉट आप रख सकते हो. आए दिन धरने पे बैठ जाते हैं लोग, आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आए दिन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं. तो यू हैव ऑल द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन. गालियां दे रहे हैं, पीएम को गालियां दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को गालियां दे रहे हैं, कोई भी बिग पर्सनालिटी को आप गाली दे रहे हो, आप सुना रहे हो चीजें, आप अपने मन की बात रख रहे हो. तो आप क्या कहते हो? वी आर द इंडियन सिटीजन, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ. जो हम फील करते हैं, जो हमारे थॉट है, वो हम रख सकते हैं. वाई? बिकॉज प्रीएम्बल इटसेल्फ से दिस ना. तभी तो आपको कोई ऐसा बोलने पे पकड़ के जेल में नहीं डाल रहा है ना. तो यू हैव ऑल द राइट ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप. अपनी मर्जी से वर्शिप कर सकते हो. नो वन विल इम्पोज एनी रिलीजन ऑन यू. मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, मॉस्क्यू जाना है, आपको जहां मर्जी जाना है आप जाके क्या कर सकते हो? प्रेयर कर सकते हो. वर्शिप के लिए कोई भी आपको यहाँ पे नहीं टोकेगा.
फेथ आपको चूज मतलब आपके ऊपर बिल्कुल छोड़ा गया है कि आप किसी पे भी फेथ करो, ठीक है। अपने धर्म में आप जिसको मान रहे हो, अपने अपने धर्म में अपने अपने धर्म के गॉड जो भी सबने अपने अपने बना रखे हैं उसको करो। उसके अलावा देयर आर सो मच, ये बाबाज वाबाज की कहानी, लोग तो इन पे भी जा रहे हैं आजकल, तो फेथ तो वहां पे भी लोग कर रहे हैं, कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा ना कि इन पे क्यों फेथ कर रहे हो। तो ये सब आपको क्या है, राइट मिले हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस किस बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपकी क्या कास्ट है, आप मेल हो या फीमेल हो, इन चीजों पे, ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए हो, आप कौन से धर्म को मानते हो, इस सब बेसिस पे क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, दिस इज इक्वालिटी। एंड ये सब इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी जो भी सारी चीजें हैं, ये हमें लोगों के बीच में प्रमोट भी करने चाहिए, दैट यू हैव इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये बात समझ में आई इक्वालिटी को लेके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब सिक्योर करते हैं ये बातें कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। अच्छा देखो, मैं वही कह रही हूँ, प्रियम्बल में जो बात लिखी है, प्रियम्बल को कहीं से भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। जब मैं इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ तो एक आपको प्रैक्टिस पता होगी, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है, दिस इज द इलीगल प्रैक्टिस। अब अनटचेबिलिटी को आप किसी भी तरीके से सही साबित नहीं कर सकते कि भैया हम छुआछूत करवा रहे हैं कि ये तो कास्ट, लो कास्ट का पर्सन है तो हम अनटचेबिलिटी फॉलो करेंगे। अनटचेबिलिटी इज नॉट करेक्ट इन एनी मैनर। तो अनटचेबिलिटी डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी इटसेल्फ इज मेंशन इन द प्रियम्बल। तो आप इक्वालिटी को कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप कह दो कि आप मैन हो, वो वुमेन है, आपको हम 10,000 सैलरी ज्यादा देंगे, उसको 10,000 सैलरी कम देंगे इसी पोस्ट के लिए, यू आर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन। जस्टिस भी आ रही है, इक्वालिटी भी आ रही है बीच में, प्रियम्बल में मेंशन है, तो कहीं से भी ये एक्टिविटी को आप सपोर्ट, फेवर नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात। उसके बाद बात आती है फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। वी ऑल आर लिविंग इन द सेम कंट्री, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइब के पीपल हैं, बट हमें क्या रहना चाहिए, ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए। तो फ्रेटर्निटी शुड बी देयर। फ्रेटर्निटी क्या होता है कि आपको डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है इंडिविजुअल की, डेरोगेटरी वर्ड, अपशब्द यूज नहीं करने किसी और के लिए। आप सब रह रहे हो आपस में, वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री, तो दूसरी कास्ट, दूसरी रिलीजन, आपस में अपने लोगों के साथ प्रॉपर एक रिलीजियन, हार्मोनियस, शांतिपूर्ण रिलेशन बना के रहना है, ठीक है। किसी को नीचा दिखाना, डेरोगेटरी वर्ड यूज करना, ये चीज नहीं करनी। दूसरे की डिग्निटी का ध्यान रखना है। तभी होता है ना कि देखो, आपने किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा बोल दिया तो पर्सन आप पे केस कर सकता है कि मेरी डिग्निटी को हार्म करा है इस पर्सन ने, ये बातें मेरे ऊपर इतने तरीके के इल्जाम लगाए हैं, एंड आई एम नॉट लाइक दैट। इसने जो इल्जाम लगाया है उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, तो इसने मेरी डिग्निटी को हार्म करा है। क्यों? क्योंकि डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात कौन कहता है, प्रियम्बल कहता है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, नेशन में एकता बनी रहनी चाहिए। अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोई हार्म करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। जैसे कि आपको बिल्कुल शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, शांति से धरने निकालो, धरने पे बैठो, व्हाटएवर, बट वहीं अगर वायलेंट प्रोटेस्ट कर दोगे तो आप कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे पॉइंट क्रिएट कर रहे हो, वहीं लग जाएगी धारा 144, वहीं हो जाओगे जेल के अंदर। समझ में आ रही है बात। तो वहां पे प्रोटेस्ट करना, वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना, कंट्री लोगों को भड़काना किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ब्रेक करना माना जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद ये लास्ट लाइन तो यही बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को, सब लोगों ने लिख के अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन और खुद को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित कर दिया। तो ये जो 10 वर्ड थे, जिनमें से 3 वर्ड बाद में ऐड हुए हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुए हैं। ईयर और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं ये आपको पता करना है। टोटल 10 वैल्यूज हो गई। क्या क्या वैल्यूज हो गई, जस्ट रिपीट दैट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हाउ इक्वालिटी इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, या हाउ जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक, कोई भी एक वर्ड लिख के आ जाता है, हाउ विल यू से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है। तो अब आई थिंक आपको डिटेल में सारी वैल्यूज समझ में आ गई हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया है इनके बारे में। पूरा प्रियम्बल हमने पढ़ लिया है, 2-3 बार आप ये प्रियम्बल रीड करो, आपको पूरा प्रियम्बल भी याद हो जाएगा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस प्रियम्बल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और 1-2 क्लास में फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद, एंड देन हम लोग पंचायती राज सिस्टम देखेंगे। तो अभी 2 और 3 क्लास में भी और लगेंगी इस चैप्टर में, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।